तौर पर जो सरोकारी नागरिक हैं, जिनके मन में देश के प्रति प्रेम और अपनत्व है, देशभक्ति है, वो लद्दाख में हो रहे घटनाक्रम से चिंतित हैं और चाहते हैं कि इस समस्या की जड़ तक जाया जाए और इसको निर्मूल किया जाए। भारत की सरहदों की सुरक्षा, हिमालय क्षेत्र में जो हमारा 3,500 किलोमीटर लंबा अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक का सीमा का इलाका है, इसको बचाया जाए। तो इसकी जड़ में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा भी अगर आपने पन्ना पलटा समस्याओं का, तो तिब्बत केंद्र में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि भारत और चीन की सीमा कभी इतिहास में 5,000 साल के ज्ञात इतिहास में तो मिलती ही नहीं थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि एक बहुत विशाल भूखंड बीच में था, जिसका महाभारत काल में जिक्र त्रिविष्टप नाम से है और आज हम उसको तिब्बत कहते हैं। ये बीच का एक बफर स्टेट होता था और ये ऐसा राष्ट्र था जिसने अपने दोनों बड़े पड़ोसियों, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन को एक मैत्री संबंध में बांध रखा था। आध्यात्मिकता के पुल थे, जिसको आप बुद्ध धर्म कहते हैं। व्यापार का रिश्ता था, जिसको आपने सिल्क रोड के नाम से जाना, और आवागमन था तीर्थयात्रियों का कैलाश मानसरोवर में, जो भारत के लिए भी खासतौर पर अभी शिवरात्रि बीती, शिव का निवास पार्वती के साथ कैलाश मानसरोवर में माना जाता है। और हर शिव को मानने वाला हर हिंदू एक सपना रखता है कि जीवन के यात्रा के समापन के पहले हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी। यही बौद्धों का भी सपना है और यही बहुत सारे चीनियों का भी सपना है। तो तिब्बत ने भारत और चीन को एक दूसरे से जोड़ा था तीर्थों के जरिए, धर्म अध्यात्म के जरिए, विद्या ज्ञान विज्ञान के जरिए। आज भारत का जो चीन से तनाव का संबंध बन रहा है और पूरी कोशिश करने के बावजूद हमने देखा कि कभी यहाँ कभी वहां कभी कहीं चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने हो जाती है। उसका समाधान यही है कि हम जो हिमालय का राजनीतिक भूगोल था पिछली आधी शताब्दी के पहले तक का, उसको फिर से पुनर्गठित करने की कोशिश करें, जिसमें तिब्बत भारत को अपना गुरु देश मानता था, क्योंकि बुद्ध के वो अनुयायी हैं और बुद्ध भारत का श्रेष्ठतम प्रतीक है। और बुद्ध के अलावा जो बाद में विकास हुआ दर्शन का, धर्म का, ज्ञान का, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय एक महान विद्या केंद्र था, जहां आज नालंदा जिला है, वहीं उसका खंडहर आज भी है और वहां अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय तब ऐसा था जिसको कहते हैं एक समय में वहां 10,000 से ज्यादा देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ा करते। उसमें तिब्बत से भी विद्वानों की एक टोली आके कई बरस रही, क्योंकि तिब्बत के शासक चाहते थे कि तिब्बत की जो भाषा है, लिपि है, व्याकरण है, उसका एक वैज्ञानिक आधार बनाया जाए। तो वो कहाँ सीखा जाएगा? दुनिया बहुत बड़ी थी, तब थी, आज भी है। उनका सबसे श्रेष्ठ ज्ञान केंद्र नालंदा में, और नालंदा से ही जो मौजूदा तिब्बती भाषा है, इसकी लिपि, इसका व्याकरण, इसका बहुत कुछ नालंदा के आचार्यों से सीख करके लौट करके तिब्बती आचार्यों ने बनाया। तो दलाई लामा जी अपने को बौद्ध धर्म की नालंदा धारा का अनुयायी कहते हैं। दर्शन का जो नालंदा में ज्ञान विज्ञान बना, उससे दुनिया में उसको फैलाने का काम वहां के साधकों ने किया और उन साधकों में से कुछ तिब्बत भी पहुंचे और तिब्बत के लोगों ने अपनी जो प्राचीन जीवन दृष्टि थी उसकी समीक्षा करते हुए, उसके अंदर जो कमियां थी उसको दूर करते हुए एक नया जीवन दर्शन अपनाया और उसको बुद्ध से जोड़ा। कहा हम बौद्ध होते हैं और बौद्धों में भी जो नालंदा के आचार्यों ने जीवन दृष्टि दी है उसको हम अपनाते। तो तिब्बत का ये जो महत्व है, ये आज के संदर्भ में चीन के लिए भी और भारत के लिए भी जरूरी है कि तिब्बत की महत्ता को समझें और तिब्बत के माध्यम से जो भारत, चीन और पूरे हिमालय क्षेत्र में शांति और साधना का जो एक
लगातार अभ्यास रहा, वो अभ्यास आज विघ्न में है, आज वो टूट रहा है और उसको फिर से बचाने की जरूरत है। दूसरी बात ये जो हमारे आपके अपने निजी जीवन से जुड़ी, कहते हैं जल जीवन है और जल की जो धाराएं हैं उनका प्रवाह हमें आज नहीं, हमारे पुरखों के जमाने से बड़ी बड़ी संस्कृतियों का निर्माण नदियों के किनारे हुआ। और भारत और एशिया की जो 6 सबसे बड़ी नदियां हैं, पाकिस्तान और भारत की सिंधु नदी से लेकर के हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो बांग्लादेश, बर्मा, चीन, वियतनाम इनको पानी पिलाती है, दुनिया की 6 बड़ी नदियां तिब्बत से निकलती हैं। और इसीलिए तिब्बत को उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के अलावा एक तीसरा जल केंद्र, वाटर टावर पर्यावरण वैज्ञानिक बताते हैं, वो तिब्बत है। तो जल की दृष्टि से भी हमारे जीवन के बुनियादी आधार यानी पर्यावरण की दृष्टि से भी 21वीं शताब्दी के स्त्री पुरुषों के लिए, जब ग्लोबल वार्मिंग, धरती के बुखार से दुनिया चिंतित है, उसमें तिब्बत की प्रासंगिकता है और तिब्बत की अपनी भूमिका। एक तीसरी बात जो हमें और मार्मिक लगती है वो ये कि तिब्बत उस देश का नाम है जिसने, जब सारी दुनिया में साम्राज्यवाद खत्म हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उस समय जब पूंजीवादी साम्राज्यवाद का पतन हो रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ये अपने अपने उपनिवेशों को छोड़ने को मजबूर हो रहे थे, उसी समय एक देश जिसकी सदियों से आजादी थी, तिब्बत, वो क्रांति के बाद पैदा एक नई राजनीतिक व्यवस्था के दमन में फंस गया। यानी कम्युनिस्ट चीन ने अपने मुक्ति संग्राम को दूसरों की पराधीनता में बदल दिया और 1949 में जैसे ही क्रांति से चीन की सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ में आई, कम्युनिस्टों के नेता माओ से तुंग ने अपनी सेना का एक हिस्सा चीन की तरफ रवाना किया और तिब्बत की तरफ रवाना किया। और तिब्बत में जो एक अहिंसक शासन प्रणाली चल रही थी, उसके शासकों को एक खास तरीके से बांधने की कोशिश की और 1949 और 1959 के बीच में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, चीन ने तिब्बत को अपना उपनिवेश बना दिया। तो जब दुनिया आजादी के सूरज का स्वागत करने को आगे बढ़ रही थी, उस मध्यांतर में 20वीं शताब्दी के तिब्बत ने अपनी आजादी खो दी। तिब्बत अभी हाल के दिनों में 1912 से लगातार एक स्वतंत्र राष्ट्र था और उसकी स्वतंत्रता का बल इतना था कि 1914 में शिमला में कई महीने चीन, तिब्बत और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि मंडल की समझौता वार्ता हुई। वो इतिहास में 1914 के ब्रिटिश भारत और तिब्बत के समझौते के नाम पर मशहूर है। यहां तक कि जब चीन में कोई आजादी का एक कोई आकाश नहीं था, हम लोग को याद है कि 1937 में एक अपील की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन, बर्टन रसल, बर्नर्ड शॉ, उन्होंने भारत की उस समय की राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी और मंच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को एक टेलीग्राम भेजा था कि जापान ने चीनियों को बहुत सता रखा है, उनका दमन हो रहा है, आप कम से कम भारत की जनता की तरफ से अपील करें कि जापान चीनियों को मुक्ति दे। 1912 जब तिब्बत आजाद हो रहा था, तब चीन की अपनी राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए उनके राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन ये चिंता करते थे कि चीन के इतने लोग हैं, हमारी इतनी बिखरी हुई सभ्यता है कि इसकी एकता का आधार क्या होगा। तो कहते थे अतीत से तो आधार नहीं मिलता, लेकिन भविष्य में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग स्वतंत्रता, न्याय और मैत्री के आधार पर एक संभावना बनाएंगे कि चीन की राष्ट्रीय एकता बन सके। तो चीन का ताजा इतिहास हमें जानने की जरूरत है, तिब्बत का ताजा इतिहास जानने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि मौजूदा चीन का बहुत बड़ा भूखंड तिब्बत के मिलने के बाद चीन के नक्शे का विस्तार देता है। चीन का मौजूदा जो दायरा है, क्षेत्रफल है, उसका 2/67%
चीन का अपना अभी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं था। सदर्न मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया, पूर्वी तुर्किस्तान और तिब्बत, इनको तो इन्होंने 1949 की चीनी क्रांति, कम्युनिस्ट क्रांति के बाद अपने पेट में समेटा। और फिर ताइवान की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हांगकांग की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का आशय यही था कि अनुपम जी ने जो सवाल पूछा कि तिब्बत को हम अपने लिए कैसे देखें, तो हमारे लिए तिब्बत प्रथम हमारी अपनी संस्कृति का जो व्यापक दायरा था, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, भाषा, आयुर्वेद का, उस दायरे में जिस देश ने हमारा सबसे ज्यादा सहयोग किया, उस देश का नाम तिब्बत है। इसीलिए जब भारत पर आक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ, बहुत सारी ज्ञान परंपराएं वो तिब्बत के मठों और मंदिरों में सुरक्षित रही। जो तिब्बत की चिकित्सा प्रणाली है, उनके श्रेष्ठतम आचार्य कहते हैं कि ये तो अधिकांश भारत की आयुर्वेद परंपरा है। भारत में आयुर्वेद परंपरा विखंडित हुई, लेकिन तिब्बत में सुरक्षित रही। हमारे दर्शन के अनेकों अनमोल ग्रंथ जो नालंदा में, काशी में, कश्मीर में, सुदूर दक्षिण में, केरल में, तमिलनाडु में रचे गए थे, वो विद्यार्थियों के जरिए भारत के महान विद्या केंद्रों से, नालंदा और तक्षशिला जैसे केंद्रों से होते हुए तिब्बत गए और तिब्बत में उन्होंने सहेज करके एक विरासत के तौर पर रखा। तो तिब्बत भारतीयों के लिए हमारी संस्कृति का भी संरक्षक है। और अभी जो तिब्बती प्रवासी भारत में हैं, उन्होंने उन ग्रंथों को जो अब संस्कृत में नहीं उपलब्ध है, पाली में नहीं उपलब्ध है, भारत की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं, लेकिन भारत के ग्रंथ हैं, तिब्बती में उपलब्ध है, उनके अनुवाद की एक श्रृंखला बना दी है और कई दर्जन ऐसे दुर्लभ ग्रंथ वापस उन्होंने हमको देने का काम शुरू कर दिया, संस्कृत में अनुवाद करके, हिंदी में अनुवाद करके, अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके। तो पहली बात, हमारा और उनका ऐतिहासिक मैत्री का ही संबंध नहीं है, वो हमको अपना गुरु देश कहते हैं। वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि दुनिया हमको अपना गुरु माने, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और कितने विश्व गुरु हैं तो हम ही जानते हैं, लेकिन कम से कम दुनिया का एक देश ऐसा है जो पूरे आदर के साथ भारत को अपना गुरु देश कहता है, और उसका नाम है तिब्बत। तिब्बत और भारत के संबंधों में आज तक युद्ध की कोई स्मृति नहीं, क्योंकि तिब्बत ने बुद्ध के जरिए अहिंसा का रास्ता अपनाया। तो 1947-48 में जब हम आजाद हुए और तिब्बत भी आजाद था, 1949 के पहले मुश्किल से 1.5-2 दर्जन सिपाही टुकड़ियां भारत और तिब्बत की सीमा पर, और पूरा सीमा का क्षेत्र सुंदर विकसित व्यापार क्षेत्र था। और इसीलिए सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल, लद्दाख, ये सब, और फिर इधर हमारा उत्तराखंड का इलाका, हिमाचल का इलाका, इस सारे इलाके की जो संपन्नता है वो तिब्बत भारत व्यापार के जरिए संपन्नता है। और इसीलिए आज भी जब हम सरहद की बात करते हैं तो भारत ने जो अपनी एक शक्ति बनाई है उसका नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स रखा है। हम जानते हैं भूटान ने तो आज तक कम्युनिस्ट चीन को मान्यता ही नहीं, तिब्बत ने चीन को मान्यता दी, और उसका ये दुर्भाग्य है कि उसके शिष्टाचार को कम्युनिस्ट चीन ने एक अत्याचार का बहाना बना लिया। दूसरी बात ये कि जो हमारा आज का संदर्भ है उसके 2 आयाम है। हमारी राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षित रहनी चाहिए, यानी भौगोलिक सुरक्षा, दूसरा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए। इन दोनों का रास्ता तिब्बत से होकर गुजरता। अगर चीन तिब्बत क्षेत्र में अपनी मनमानी करता रहेगा, आपको मालूम है कि वो नदियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रवाह रोक रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना करके उससे अपने विकास के लिए बिजली बनाने का काम कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन नदियों को ही अगर आप खत्म कर दीजिए तो फिर जो बाकी देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के जरिए, अंतरराष्ट्रीय नदियों पर किसी एक देश का दावा नहीं होता, उद्गम के देशों का भी अधिकार है, मध्य क्षेत्र के देशों का भी अधिकार है, और जहां ये नदियां समुद्र से मिलती हैं उस क्षेत्र का भी अधिकार है। इसीलिए हमारा और बांग्लादेश का गंगा को लेकर के लगातार एक समझौते को सुधारने का काम होता है, क्योंकि बांग्लादेश की भी गंगा है, हमारी भी गंगा है। सिंधु को लेकर के हमारा और पाकिस्तान का एक संवाद बना रहता है। कुछ संधियां ऐसी जिसको हम छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, लेकिन तिब्बत को लेकर के
तिब्बत की आजादी 1959 में जब पूरी तरह से खत्म हो गई, तब जितनी संधियां थी, कम्युनिस्ट चीन उनमें से एक की भी सुनवाई नहीं करता। अपने संविधान में चीन ने अपनी क्रांति के समय में ही ये वादा किया था, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के शुभ पक्ष के आधार पर, कि हम अपनी जो राष्ट्रीयता होगी उसमें जो अन्य राष्ट्रीयताएं मिलेंगी उनको हम स्वायत्तता दें, ऑटोनॉमी दें। ये जो स्वायत्तता का सिद्धांत था, इसी के आधार पर तिब्बत को आशा थी कि कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन के साथ जुड़ करके हमारा भी कुछ भला होगा। लेकिन आज अगर आप आंकड़े देखिए तो चीन की शिक्षा के, चीन के उद्योग के, चीन की आमदनी के आंकड़ों में सबसे नीचे जो प्रदेश है उसका नाम तिब्बत है। और जो सबसे बड़े दुख की बात वो ये है कि अपने वादों को तोड़ते हुए चीन ने तिब्बत की संस्कृति को, उसका चीनीकरण करने का प्रयास किया। क्या है चीनीकरण का मतलब? चीन की भाषा अलग है और तिब्बत की भाषा अलग है। तिब्बत की भाषा संस्कृत और पाली से मिलती जुलती है, उसका व्याकरण, उसकी लिपि, उसका साहित्य। तो स्कूलों में तिब्बती माध्यम चलता था और आज से नहीं, दशकों से चलता था। चीन ने उसको बदल के चीनी माध्यम की अनिवार्यता कर दी। आप ऐसे समझें जैसे भारत में प्राथमिक विद्यालयों में जबरदस्ती अंग्रेजी को पढ़ाना। तो उसको लेकर के तो हमने आंदोलन किया था। हमको आगे बढ़ना है, मातृभाषा में पढ़ना है। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि बच्चों को सीखने की जो शुरू की उम्र होती है, उसमें मातृभाषा के माध्यम से जब वो पहले 5 बरस पढ़ लेते हैं, फिर 5 बरस के बाद उनको आप 3 भाषाएं पढ़ाइए, 4 भाषाएं पढ़ाइए, वो सीख लेते हैं। लेकिन जब पहली ही कक्षा में मातृभाषा की बजाय एक विदेशी भाषा में पढ़ने का एक उस बंधन होता है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो आतंकित करता है। हमारे देश में जैसे अंग्रेजी में सबसे ज्यादा हम फेल होते हैं और आखिर तक आते आते, मुझे तो अंग्रेजी में पढ़ने का बड़ा मौका मिला, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता है कि मेरी अंग्रेजी कितनी सही है, कितनी गलत है। हिंदी के बारे में मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हिंदी मुझे अपनी माँ के दूध के साथ सीखने का मौका मिला था, पास पड़ोस में सीखने का मौका मिला था। दूसरी बात यह है कि धर्म को आपने नष्ट कर दिया। तिब्बती समाज बौद्ध समाज था और उसकी बड़ी समृद्ध परंपरा थी। इस समय चीन ने नास्तिक होने के नाते सभी धर्मों पर बंधन लगा लिया है और इसलिए तिब्बत के मठों में जो 1400 साल की अखंड परंपरा थी बौद्ध साधना की, 90% मठों को उन्होंने नष्ट कर दिया। और जो मठों में ज्ञान प्राप्ति के लिए तिब्बत की ये परंपरा थी, आज भी हिमालय में आज भी ये परंपरा है कि परिवार का एक लड़का एक लड़की मठों में जाकर के बौद्ध ज्ञान साधना को समर्पित होता। वो एक बड़ी पुरानी परंपरा थी, उन्होंने उसको बंद कर दिया और लामा और भिक्षुणी को या तो जेलों में डाला और या उनको श्रम शिविरों में डाल दिया, लेबर कैंप में डाल दिया। और इसी तरह से जो बगल का सूबा है, पूर्वी तुर्किस्तान, शिनजियांग कहते हैं चीनी भाषा में, वो इस्लाम के मानने वालों का इलाका, वो भी कभी चीन का हिस्सा नहीं था। चीन ने कम्युनिस्ट क्रांति के बाद उसको भी कब्जे में दिया। वहां आप इस्लाम पर पाबंदी लगाते हैं और वहां तो वर्षों से सैनिक कानून, मार्शल लॉ का सिलसिला है। वहां का हवाई अड्डा बंद है, वहां आना जाना बंद है। और एक बौद्ध लोग तो अहिंसक होने के नाते आत्म पीड़ा से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उगोर लोग इसमें कोई परहेज नहीं करते, तो वहां तो हिंसक टकराहटे मुठभेड़े हो रही। कहते हैं कि 10 लाख उगोर स्त्री पुरुष, मुस्लिम स्त्री पुरुष कैंपों में डाल दिए गए। तो अभी अनुपम जी ने जो योजना बनाई थी उसमें चीन का तो नहीं, तिब्बत का प्रसंग था और उसका पहले ऐतिहासिक पक्ष, उसके बाद उसका जो मौजूदा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से सामरिक पक्ष, और फिर जो दुनिया की दृष्टि से सांस्कृतिक, पर्यावरणगत और ज्ञान विज्ञान का पक्ष। इन 3 खंडों में हम लोग आगे के समय में चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप सब लोगों को कुछ जिज्ञासा भी रहेगी, तो अनुपम जी ने और हमने तय किया है कि ये बातचीत खाली हम 2 मित्रों की नहीं रहेगी। आप भी इसमें अपने प्रश्नों, अपनी जिज्ञासा, अपनी टिप्पणी के साथ
योगदान देने के लिए आपका भी इसमें हम स्वागत करते हैं। जी अनुपम। जी 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 सर। तो मतलब आपकी बातचीत से एक बात जो बहुत बहुत स्पष्ट होकर वो दिख रही है, वो ये कि जो तिब्बत में जो कुछ भी चीन ने किया, वो तो निश्चित तौर पे चीन की जो विस्तारवाद का जो लालच था, उसका परिणाम रहा है। चीन को लेकर, तिब्बत को लेकर, तिब्बत की संस्कृति को लेकर, वहाँ की परंपराओं को लेकर, वहाँ की आइडेंटिटी को लेकर चीन को कोई लगाव रहा हो, उस तरह की बात तो अब भी नहीं दिखती है। जब हम ये देखते हैं कि वहाँ पे मुख्यतः चीन कुछ कर रहा है अगर, तो नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरह से प्लंडर कर रहा है, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, उस मायने में भी तिब्बत बहुत ही बहुत रिच माना जाता है और वहाँ खूब जम के माइनिंग हो रही है। कई बार कुछ दुर्घटनाओं की खबरें भी आई है वहां से। बाकी आपने बताया कि तिब्बतन आइडेंटिटी को किस तरह से उसका चीनीकरण किया जा रहा है लगातार, उस आइडेंटिटी को ही खत्म करने की कोशिश, और वो चीन की एक स्टैंडर्ड नीति जो बाकी क्षेत्रों में चीन ने किया है, उसी के तहत वो तिब्बत में भी कर रहा है। लेकिन तिब्बत को लेकर शायद चिंता ज्यादा हमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि तिब्बत फ्रेश वाटर का इतना बड़ा सोर्स है इस समय। एक मायने में वो तो जो पर्यावरणविद है वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि एशिया का कितना प्रतिशत फ्रेश वाटर का सोर्स इस वक्त तिब्बत ही है। मतलब चाहे सिंधु नदी हो जो भारत से होते हुए फिर पाकिस्तान को सींचती है, ब्रह्मपुत्र हो जिसको वो सांको के नाम से कहते हैं, मेकोंग, और मेकोंग पे तो इतने बड़े बड़े डैम्स उन्होंने बना लिए हैं जिसका असर फिर जो साउथ ईस्ट एशिया के जो बाकी के जो देश हैं उनको दिखने को, भुगतने को मिल रहा है। और जिस तरह की हाल फिलहाल में पिछले कई दशकों से चीन की नीति रही है, तो इसको लेकर भी काफी संशय रहता है मुझे लगता है। सर, इस पर आप थोड़ा इसको और अपना इस पे टिप्पणी और अपना परिप्रेक्ष्य बहुत बताएंगे। महत्वपूर्ण पक्ष आपने उठाया है। तिब्बत के भूगोल और तिब्बत के समाज की बसावट का एक विशिष्ट पक्ष ये है कि क्षेत्र तो वो अति विशाल है, लेकिन आबादी वहां सीमित रही है और वो आबादी बौद्ध जीवन शैली के कारण प्रकृति को माँ जैसा मानती रही है। इसलिए उन्होंने प्रकृति का दोहन अपनी आवश्यकता के आगे जा करके औद्योगिकरण के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर नहीं होने दिया। इसीलिए तिब्बत के इलाके में दो प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार है। एक तो वन और वनस्पति और दूसरे खनिज पदार्थ। तिब्बत में खनिज पदार्थों का जो भंडार है वो अभी तक अक्षुण्ण रहा है और कई माने में उसका कोई दुरुपयोग होने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पिछले 30 बरस में चीन ने बेतहाशा खुदाई करके उसका व्यापार करके अरबों रुपया कमाया है। उस रुपए की चमक से शंघाई और बीजिंग को तो फायदा हुआ है, लेकिन लासा को या तिब्बत के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो तिब्बत का जब वन का और खनिज पदार्थों के लालच में भूगोल का विकृतीकरण किया जा रहा है, तो उससे दो बातें बिगड़ रही। एक तो जो प्राकृतिक संतुलन है वो प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो रहा है। इस प्राकृतिक संतुलन के नष्ट होने से बीजिंग का कोई खास नुकसान नहीं, लेकिन नेपाल का, भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, बर्मा का, वियतनाम का बहुत नुकसान। हमारा जल प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। और पिछले दिनों में आपने सुना होगा हिमाचल में कुछ बांध इन्होंने बनाए और उन बांधों के अंदर जब जल जमाव खतरनाक स्थिति तक पहुंचता है तो डर लगता है कि अगर ये बांध टूटे तो शिमला और चंडीगढ़ भी बह जाएं। तो हमारी प्राकृतिक सुरक्षा का जो प्रश्न है उसमें तिब्बत और भारत के बीच का जो प्राकृतिक बनावट का रूप है उसमें हमारा सहयोग होना चाहिए। लेकिन चीन ने एक बड़ी रहस्यमय तरीके से सूचनाओं की गोपनीयता बना रखी। और जहां तक वनों की कटाई का सवाल है तो दुनिया के प्राकृतिक आंदोलन के लोग इस समय मानते हैं कि ब्राजील के रेन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट के बाद जहां सबसे ज्यादा विनाश चल रहा है
और जो ग्लोबल वार्मिंग में बुरा योगदान कर रहा है वो है तिब्बत का क्षेत्र। इसको रोकने की जरूरत सारी दुनिया मानती है। चीन इसमें बिल्कुल हठधर्मिता अपना रहा। जो हम लोग तिब्बती मित्रों की मदद से जान पा रहे हैं वो बहुमूल्य जानकारी। तिब्बत के जो प्रवासी लोग हैं उन्होंने इस समय सारी दुनिया को अपने सूचना तंत्रों के आधार पर हम जैसे लोगों को नवीनतम जानकारी प्रदान करने का एक सिलसिला बना रखा है। और इसलिए तिब्बत मुक्ति आंदोलन में लगे हुए प्रवासी तिब्बतियों का हमें आभारी होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो जो पूरी दुनिया की साझी विरासत है धरती माता, उसका जो एक बहुत क्षत विक्षत आहत इलाका है तिब्बत वाला हिमालय पक्ष, उसको बचाने के लिए जो जरूरी जानकारी है वो हमको दे रहे। ये एक हिमालय बचाओ आंदोलन की बुनियाद बनाता है। इस समय हिमालय खतरे में है, सामरिक दृष्टि से तो चीन की सेनाओं के कारण, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से ज्यादा दूरगामी नुकसान होने जा रहा है। एक देश का दूसरे देश से झगड़ा हो, कुछ समय के बाद संधि होगी या एक देश दूसरे देश को दबा देगा, लेकिन अगर एक देश ने कई देशों को जिंदा रखने वाली नदियों का नाश कर दिया तो नदियां कोई कारखाने में तो बनती नहीं है। उन नदियों का निर्माण प्रकृति का वरदान है और उन नदियों का नाश करने पर कुछ समय के लिए जो शासक हैं वो आनंद उठा सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इसलिए भारत के लोगों को, खास तौर पर जो जानकार सरोकारी विज्ञान को समझने वाले, प्रकृति को मानने वाले भारतीय हैं, नई पीढ़ी में उनका बहुमत है, उन्हें तिब्बत को विज्ञान और प्रकृति की दृष्टि से देखना चाहिए और प्राकृतिक असंतुलन के रोकने में तिब्बत को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जी सर, और अब हम इस हिस्से पर कुछ आपसे सुनना चाहेंगे कि जब 1959 में चीन का एक तरीके से तिब्बत पर जो सैन्य कब्जा था वो एक मायने में कह सकते हैं कि पूरा हो गया था, जिसके बाद जब तक कई शरणार्थी और जो 14वें दलाई लामा थे उनको भी तिब्बत से निकलना पड़ा, भारत आए। भारत में तो हिमाचल में धर्मशाला से तिब्बत की एक निर्वासित सरकार है जो चलती है। और जैसा आपने पहले कहा कि हजारों सालों से एक जुड़ाव तो भारत तिब्बत के बीच रहा ही, वो चाहे आचार्य पद्म संभव जिनको उन्होंने गुरु रिम्पोचे कहा और नालंदा यूनिवर्सिटी के कई आचार्यों के सहयोग से संस्कृत से तिब्बत की स्थानीय भाषा में उन ग्रंथों का और उन धर्म ग्रंथों का अनुवाद होना, और सिर्फ ये जुड़ाव सिर्फ बौद्ध धर्म के नाते नहीं, कैसे कैलाश मानसरोवर जो एक मायने में श्रीमद् भगवत पुराण में जो पंच सरोवर है उनमें से एक कैलाश मानसरोवर वो तिब्बत में ही है, जिसकी यात्रा आज भी भारत से कई हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत श्रद्धा से, बहुत आस्था से करते हैं। तो उस जुड़ाव के अलावा और अभी तो जो दलाई लामा जो भारत में ही रहते हैं वो भी एक मायने में उनको भी हम मान सकते हैं कि वो अगर हिंदुस्तान को, भारत को तिब्बत के बाहर अपना घर जैसा मानते हैं, खुद को, मैंने कहीं पढ़ा कि वो खुद को भारत का बेटा बताते हैं। तो इस तरह का जुड़ाव दलाई लामा के साथ, आज के दलाई लामा के साथ ही नहीं, इनसे पहले जो 13वें दलाई लामा थे उनका भी भारत से काफी जुड़ाव रहा, काफी भारत में उन्होंने ट्रेवल भी किया था, जो 13th दलाई लामा थे। तो ये अभी का जो दौर है, जिन परिस्थितियों में चीन की पीएलए के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के घुसने के बाद की जो परिस्थिति बनी तिब्बत में, और उसमें भारत की जो प्रतिक्रिया थी, और अगर हम लिंक करें तो 1959 तक चीन के कब्जे की प्रक्रिया पूरी होती है और 62 में साइनो इंडियन वॉर भी होता है, वो 62 का युद्ध भी हुआ। सीधे तौर पे शायद हम जोड़ ना सके, लेकिन अब इंटरनेशनल अफेयर्स और द्विपक्षीय संबंध तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उस मायने में, तो वो भी हमको वो दौर, वो समय देखना ही चाहिए कि 59 तक वो पूरा होता है। 62 में फिर हमको 3 साल के अंदर ही फिर हमको पीएलए के सैनिकों से लोहा लेना पड़ता है, मात्र 3 साल के अंदर तिब्बत के कब्जे के। और उसके बाद भारत ने किस तरह से ट्रीट किया
तिब्बत के नागरिकों को जो भारत में है, दलाई लामा के प्रति तो बड़ा सम्मान रहा है, हर भारतीय के मन में है और भारत ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान है। लेकिन चीन ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि दलाई लामा को उस तरह का रिकॉग्निशन ना मिले दुनिया में कहीं पे भी। चीन ने अपने तरफ से हर वक्त कोशिश की कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दलाई लामा से ना मिले और कई मायनों में चीन सफल भी हुआ अपने उसको चीन अपनी उस नीति में कि कई ऐसे देश हैं जो दलाई लामा से खुले तौर पे उनसे मिलने में, उनसे बात करने में बचने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर मिल लिया करते हैं, लेकिन उसके अलावा कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भले सम्मान करें, उनके प्रति जो एक गुरु के प्रति जो सम्मान होता है वो सम्मान सब दिखाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल बैटल है जिसमें चीन हमेशा पिछले कई दशकों में मुझे लगता है कि दलाई लामा के मामले में कई देशों पे, कई सरकारों पे दबाव बनाता आया है। तो मुझे सर याद आता है 2018 की एक खबर, मुझे याद है कि 2018 में शायद कोई कार्यक्रम नई दिल्ली में होने वाला था जिसमें भारत में दलाई लामा के 60 साल पूरे होने को कमेमोरेट किया जा रहा था और उसके तुरंत बाद केंद्र की मोदी सरकार ने ही एक सर्कुलर जारी करके ये कहा कि कोई भी भारतीय अधिकारी उस कार्यक्रम में ना जाए, बाकायदा सर्कुलर जारी करके। ये 2018 की बात है, जिसके बाद वो कार्यक्रम शायद शिफ्ट करना पड़ गया था और बाद में हिमाचल में ही वो कार्यक्रम करना पड़ा था। तो ये तो खैर एक उदाहरण है जो आपसे बात करते हुए मेरे ध्यान में आ गया। मुझे लगता है ऐसे कई उदाहरण होते होंगे। चीन इस पर भी आपत्ति जताता है, जब दलाई लामा तवांग जाते हैं, अरुणाचल जाते हैं, तो चीन तो अपने तरीके से आपत्ति जताता है। लेकिन भारत की जो प्रतिक्रिया रही है या भारत का जो अपना रुख रहा है दलाई लामा को लेकर और तिब्बत की निर्वासित सरकार को लेकर, वो किस तरह का रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट रहे हैं और उससे और कितनी अपेक्षा है, इस पर थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं सर। ये बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया, क्योंकि हमारे देश की नीति निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा ये प्रश्न है। ये बहुत संतोष की बात कि आज नहीं 1949 से ही जो सरोकारी दूरदृष्टि वाले भारतीय जननायक थे, उन्होंने भारत के हितों को और दुनिया के हितों को केंद्र में रख करके बराबर एक सतर्कता रखी थी। इसीलिए जब 1949 में चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद कम्युनिस्ट नेताओं की अगुवाई में सेनाएं तिब्बत की तरफ बढ़ी और तिब्बत को एक शर्मनाक समझौता करने को बाध्य किया, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इसको शिशु हत्या कहा और कहा कि इस पर चुप रहना बहुत खतरनाक हो। लेकिन लोहिया जी एक स्वतंत्रता सेनानी तो जरूर थे, लेकिन एक छोटी पार्टी के नेता थे। बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू प्रधानमंत्री को पत्र लिखा 1950 में और कहा कि हमें हिमालय के बारे में और तिब्बत के बारे में खास तौर पर सतर्कता की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 50 के दशक में देश की सदन में चीन की और तिब्बत की और भारत की जो नीतियों का अंतर विरोध था उसके बारे में कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने पटना में जब चीन का भारत पर हमला हुआ 62 में, तो नागरिकों की प्रतिरोध सभा में खुल के कहा कि हमने भूल की चीन पर भरोसा करके, और चीन मतलब कम्युनिस्ट चीन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये मानना था कि हम और चीन दोनों मिलकर के, दोनों जो साम्राज्यवाद से पीड़ित थे, सामंतवाद से पीड़ित थे, गरीबी और बीमारियों से पीड़ित हैं, मिल करके एक नई दुनिया बनाएंगे, एक नया एशिया बनाएंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। और इसीलिए उन्होंने 1954 में एक पंचशील समझौता किया। ये भारत की नीति की बुनियादी खराबी का कारण बना, क्योंकि उस पंचशील समझौते में हमने ये माना कि हम दोनों यानी भारत और कम्युनिस्ट चीन अपने अपने देश में क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, और ये हमसे गलत हुआ। चीन ने तो भारत के सवालों में
हमेशा अड़ंगेबाजी की। कश्मीर में आज भी एक बड़ा हिस्सा 500 वर्ग मील का इलाका उसने पाकिस्तान कश्मीर में खुद ले रखा। तो चीन के तो तरफ से एक तरफा चलता रहा, भारत मौन रहा, और भारत के मौन रहने के कारण 1959 में जब दलाई लामा भारत आए तो हमने उनका शरणार्थी होने के नाते अब जगह तो दी, लेकिन चीन से हमने इस पर कोई चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। बल्कि भारत ने तो 1961 में 59 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, 61 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात पर कम्युनिस्ट चीन के पक्ष में वोट दिया कि ताइवान वाला जो चीन है, चियांग काई शेक वाला चीन है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से निकालो और चीन को मेंबर बनाओ। और 1971 तक चीन अभी मेंबर नहीं बन पाया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। दुनिया के अधिकांश देशों ने चीन को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन हम लोगों ने इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन से लेकर के 1971 के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अधिवेशन में चीन के पक्ष में लगातार वोट किया, 62 की लड़ाई के बाद वोट किया। तो ये खुला सच है और बहुत शर्मनाक सच है कि भारत का विदेश मंत्रालय और भारत का रक्षा मंत्रालय तिब्बत और चीन के बारे में दो अलग अलग दिशा में देखते हैं। रक्षा मंत्रालय शुरू से जानता है कि हिमालय की रक्षा तिब्बत की आजादी से जुड़ी हुई, इसलिए वो हमेशा हिमालय के बारे में एक स्पष्ट नीति की वकालत करते रहे। लेकिन रक्षा मंत्रालय से ज्यादा वजन विदेश मंत्रालय का रहा, और विदेश मंत्रालय हमेशा चीन की जनसंख्या, चीन का आकार, चीन में कम्युनिस्ट क्रांति का होना, कई कारणों से चीन को नरमी से पेश आते थे। अधिकांश विदेश मंत्रालय के सचिवों ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद, रिटायर होने के बाद बराबर ये कहा है कि हमारी जो विदेश नीति है उसके कई बड़े दोषों में हमारी हिमालय नीति और तिब्बत नीति और चीन नीति। लेकिन जब तक ये कुर्सी पर रहते हैं, विदेश मंत्रालय का माहौल कुछ ऐसा है, वहां कुछ डिसइंफेक्टेंट लाने की जरूरत है। ये कोरोना वायरस देश में बाद में फैला है, पहले उसने भारत के विदेश मंत्रालय के लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट किया। और रक्षा मंत्रालय में जागरण है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय आमने सामने हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय की ज्यादा सुनवाई हो। आज भी भारत के विदेश मंत्रालय में चीन को लेकर के एक नरमी है। तो इसको मैं तो नहीं कहूंगा, स्वराज अभियान नहीं कहेगा, स्वराज इंडिया नहीं कहेगा, हम नियत पर शक नहीं करते, जब तक प्रमाण नहीं हो हम बोलना नहीं चाहते, वो फिर गैर जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि चीनी लॉबी का सबसे प्रबल प्रभाव भारत के विदेश मंत्रालय और विदेश सेवा से जुड़े लोगों से है। मैंने ये भी देखा है कि भारत की राजनीतिक दलों में भी एक अजीब किस्म का सम्मोहन चीन का है। हम लोग भारत तिब्बत मैत्री संघ का काम जो जयप्रकाश नारायण जी ने शुरू किया, डॉक्टर लोहिया के हिमालय बचाओ आंदोलन से आगे बढ़ा, उसके बाद के नेताओं ने उसको आगे बढ़ाया, निजलिंगप्पा जी ने, छागला जी ने, आचार्य कृपलानी ने, और अभी हाल तक राजनारायण, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, किशन पटनायक, समाजवादी धारा के अन्य धाराओं के लोगों का भी इसमें योगदान था, रविंद्र वर्मा, राधा भट्ट जैसे गांधीवादियों का योगदान था, नानाजी देशमुख और डॉक्टर रघुवीर जैसे जनसंघ से जुड़े लोगों का योगदान था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जब चीन की यात्रा करके लौटते हैं तो जैसे लगता है कि एक होली में सवेरे हम लोग भांग खा के इधर उधर कूदते हैं बंदरों की तरह, और शाम तक भांग चढ़ी रहती है। ये भी जब चीन जाते हैं तो लौटते हैं उस नशे में, और हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी चीन से दोस्ती हो जाए, फिर तिब्बत का मामला सुलझ जाए। और ये करते करते 70 साल बीत गए। आज हमने चीन के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए। तो इस समय जब भारत का प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि चीन से जरा दूरी बनाई जाए, तो चीनी लॉबी कहता है कि अरे 100 अरब का व्यापार है, माल भरा हुआ है गोदामों में, हम तो लुट जाएंगे। तो देश पहले आता है कि हमारा व्यापार पहले आता है? मानी बात है कि व्यापार पहले आता है। देश जाए जहन्नुम में, चीनी माल को बेचो और अपना पैसा वसूलो। ये जो समस्या है कि चीन को पहले मुरव्वत से सुलझा लो, उसके बाद उसके दोषों को हम ठीक करेंगे। ये हमने 70 साल से चलाया, जवाहरलाल जी नेहरू ने चलाया, इंदिरा गांधी जी ने चलाया, राजीव गांधी जी ने चलाया। हमको आशा थी कि गैर कांग्रेसी सरकारें जब आएंगी तो वो सुधरेंगी। लेकिन सदन में कुछ ऐसा है कि विपक्ष में रहिए तो
सच कुछ दिखाई पड़ता है, जब सत्ता पक्ष की तरफ लांग के चले जाइए तो सच का चेहरा बदल जाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने चीन की यात्रा के दौरान एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने जो जवाहरलाल जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, वो करके चीन को खुश करने की कोशिश की। क्या किया उन्होंने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अविभाज्य अंग माना। ये चीनी खुद नहीं कहते, चीनी खुद कहते हैं अपने संविधान में कि तिब्बत हमारा एक स्वायत्त प्रदेश। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनको खुश करने के लिए कहा कि नहीं, वो स्वायत्त आपका नहीं, वो तो आपका अभिन्न अंग है। और जैसा मैंने कहा कि 1912 में तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र था, जब चीन का एक राष्ट्र के रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं। एक क्षेत्र जरूर था सभ्यता का, भाषा का, लेकिन राष्ट्र के रूप में नहीं था। अलग अलग टुकड़े दूसरे दूसरे देशों के हाथ में थे, खासतौर पर जापान के हाथ में। और 1949 में चीन कम्युनिस्ट हुआ। 1947 में तिब्बत आजाद देश था। 1914 में उसने ग्रेट ब्रिटेन के साथ समझौता किया था और आपने उनको खुश करने के लिए, लेकिन फर्क क्या पड़ा? उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने तिब्बत को हमारा मान लिया तो हम सिक्किम को आपका मान लेते हैं, और सिक्किम और तिब्बत क्षेत्र से व्यापार के लिए नाथुला में कुछ 2-4-10 गोदाम खोल देते हैं। और आज तक उन गोदामों में कोई खास व्यापार तो होता नहीं, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं। चीन ने एक ऐसा रणनीति का दायरा बनाया है जिसमें हिमालय में भारत को चारों तरफ से घेरो, तो उसमें वो तिब्बत को तो भारत को घेरने की हिमालय की हथेली मानते हैं। और उसमें 5 उंगलियां, जिसमें भूटान है, नेपाल है, सिक्किम है, कश्मीर है, लद्दाख है, ये 5 उंगलियां हैं। और इन 5 उंगलियों में आप देखेंगे कि पिछले 70 साल में वो लगातार अपना हस्तक्षेप बढ़ाते हैं। हाँ, ये जरूर सही है कि रुपए का अपना एक आकर्षण होता है, और उस रुपए के आकर्षण में भारत का व्यापारी समाज चीन के साथ दौड़ करके गले लगा और व्यापार बढ़ा। लेकिन व्यापार भी कैसा असंतुलित है। हम 1 रुपया चीन को सामान बेचते हैं, 1 रुपए का, वो 5 रुपए का हमको बेचता है। तो जो जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे ट्रेड डेफिसिट, इतना जबरदस्त है, 1:5 का है। और चीन के व्यापार में कहां से कहां चले गए। आपका जो लैपटॉप और कंप्यूटर, वहां से लेके हमारी गणेश लक्ष्मी और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के मशीनों से लेकर के जो दिवाली की लतर हम जलाते हैं, बिजली के लट्टू, ये सब चीन से बना आ रहा है और वो सस्ता आ रहा है। तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई चीज सस्ती मिलती है तो कम आमदनी वाला व्यक्ति अपनी मजबूरी के कारण उसी को खरीदता है। तो जूता, चप्पल, कपड़ा, छाता, लक्ष्मी गणेश, और वहां से लेके कार, कंप्यूटर, चारों तरफ चीन ही चीन है। और ये कैसा रिश्ता है? जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 बरस के संबंधों में भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हुए, क्योंकि बाजार पर मशीन से बनी चीजों का कब्जा हो गया। इसीलिए गांधी जी ने फिर से चरखा और करघा को पकड़ा, कहा कि कपड़े से ही हमारी गुलामी शुरू हुई है, कपड़े से ही आजादी आएगी, खद्दर बनाओ, खद्दर पहनो। और उस मंत्र को आज फिर एक नए गांधी के जरिए सुनना है। अभी हम सुन रहे हैं कि लोकल को महत्व दो, क्योंकि ग्लोबल ने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ग्लोबल मतलब चीन, और लोकल का मतलब स्थानीय कल कारखाने, स्थानीय उद्योग। तो खेती को छोड़ करके लोकल में आज कुछ बचा ही नहीं। और खेती को आप बिहार में और उड़ीसा में और असम में और राजस्थान में, और हम लोग तो जय किसान आंदोलन में देख रहे हैं कि खेती घाटे का धंधा है। तो हम इस समय चीन के बारे में जो नीति अपना रहे हैं, इस पर एक स्पष्ट दस्तावेज की जरूरत है। खाली नेहरू को आलोचना का शिकार बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेहरू ने अगर गलती की तो उसका प्रायश्चित भी किया। क्या प्रायश्चित किया? जब दलाई लामा 1956 में भारत आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि वो महात्मा बुद्ध का 2500 साल का उत्सव था। तो हम बुद्ध को भूल जाएं, लेकिन दुनिया तो नहीं भूलती। तो दुनिया के लोग भारत आए, और कहाँ आए? सारनाथ आए, बोध गया आए, कुशीनगर आए, जो बुद्ध के जीवन से जुड़े केंद्र थे। और दलाई लामा जी ने लिखा है कि उन्होंने जवाहरलाल जी से कहा कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते, हम आपकी शरण में आना चाहते। तो विवरण आता है, दूतों ने उसको पुष्ट किया है कि जवाहरलाल जी ने कहा कि हाँ, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं,
लेकिन आपके यहाँ रुक जाने से तो और बिगड़ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, और चाओ एन लाई से बात हुई भी। 1960 में चाओ एन लाई भारत आए, एक नया नक्शा लेकर के आए, जिसमें तिब्बत को वो अपने पेट में समाना चाहते थे, और जवाहरलाल जी ने उस नक्शे को कबूल नहीं किया। लेकिन तब तक 1962 आ गया, और 1964 में उस सदमे में जवाहरलाल जी की लकवे से मौत हो गई, और तब से उस विरासत को लेकर के हम। लेकिन जवाहरलाल जी ने अपने जीवन काल में 1959 और 64 के 5 बरस में तिब्बती लोगों के पुनर्वास का प्रबंध किया, और सबसे ज्यादा लोग कहाँ बसाए गए? उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक में ही मुंडगोड के आसपास तिब्बत के तमाम साधना केंद्रों को पुनर्जीवन दिया गया। उनके जो पुराने मठ और विद्यालय हैं वो फिर से जागृत किए गए। तिब्बती विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज, तिब्बतन चिल्ड्रन स्कूल की एक परंपरा बनाई गई, और धर्मशाला में प्रवासियों के प्रबंधन के लिए, प्रशासन के लिए केंद्र बनाया गया। और धीरे धीरे करके हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कई जगह बस्तियां बसी। लेकिन अनुपम जी, ये समय है अपने मित्रों को ये भी बताने का कि भारत में बहुत बड़ी तादाद तिब्बतियों की नहीं है। कुल 1,30,000 तिब्बती दुनिया के अलग अलग देशों में शरणार्थी हैं। उनकी अपनी आबादी भी 65 लाख के आसपास है, और कई बरस से क्यों है? क्योंकि चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत तिब्बती माँ बहनों को भी माता बनने के अधिकार और कर्तव्य से वंचित किया है, और एक संतान होने के बाद दूसरी संतान के पहले जबरिया उनकी वो जो टेक्निकल तरीके से संतान धारण करने की क्षमता का नाश किया जाता है, जो भारत में इमरजेंसी के दौरान 19 महीने चलाया गया था, वो कर दिया है, तो उनकी आबादी बढ़ नहीं पाती है। वो 1,30,000 में से 1 लाख लोग कुल भारत में शरण में थे। उनमें भी अब करीब 75,000 ही रह गए हैं, क्योंकि अधिकांश नई पीढ़ी के लोग विश्व के अलग अलग, जैसे भारत के लड़के लड़कियां जा रहे हैं, वो भी जाने लगे। 20,000 लोग नेपाल में, बाकी 10,000 में बाकी दुनिया के 5 महाद्वीपों में वो बसे हुए। तो कुल 1 लाख लोग हैं, लेकिन इन 1 लाख लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म और ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया। आज दुनिया की सभी बड़ी भाषाओं के जानकार तिब्बती लड़के लड़कियां हैं, और उन्होंने अपना अलग अलग जगह सूचना केंद्र, प्रचार केंद्र बना रखा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तिब्बत के नेताओं के मिलने पर चीन नाराज होता है, और इसीलिए जब 1959 में भारत आए हुए दलाई लामा और तिब्बती लोगों ने 2019 में शरण देने के 60वीं वर्षगांठ को थैंक यू इंडिया के रूप में मनाना चाहा। वो भारत को धन्यवाद देना चाहते थे, उनसे कुछ मांग नहीं रहे थे, चीन के पुतला नहीं जला रहे थे, चीन का कोई जिक्र नहीं कर रहे थे। भारत की सरकार इतना घबरा गई, ये चीनी राजदूत के किसी छोटे से बाबू ने टाइप किया हुआ ईमेल या इंटरनेट पर एक चिट्ठी भेज दिया कि खबरदार, थैंक यू इंडिया हम नहीं करने देंगे। अरे, भारत की राजधानी दिल्ली, उसमें एक आयोजन, भारत की महिमा का गान होना था, भारत को धन्यवाद कहना था, और चीन से हम पूछेंगे और चीन के बताने पर हम तय कर पाएंगे कि कोई तीसरा व्यक्ति हमको धन्यवाद कहेगा कि नहीं कहेगा। ऐसा ही एक प्रसंग जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की साझा सरकार की लिबरल पार्टी के लोगों ने तिब्बत की मदद के लिए एक कार्यक्रम चलाया। चीन ने जर्मन सरकार से कहा कि इस पार्टी को अपनी समझौते से निकालो, क्योंकि ये दलाई लामा का अभिनंदन कर रहे हैं बर्लिन में। सरकार ने अपने मंत्री से पूछा और अपनी साझा पार्टी से पूछा। साझा पार्टी ने कहा कि हम अपने मेहमानों का सत्कार करना जानते हैं, इसके लिए हमको चीन से कोई मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं। तो चीन ने धमकाया कि अगर तुम स्वागत फिर भी करोगे तो तुम्हारा जो केंद्र हमारे बीजिंग में चलता है उसको हम बंद कर देंगे। तो इस पार्टी ने कहा कि तुम्हारी मर्जी, तुमने कहा था कि हम और तुम नजदीक आए तो हमने केंद्र खोला, तुम नहीं चाहते तो हम केंद्र में, लेकिन हम तिब्बत के दलाई लामा का हम अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि वो विश्व शांति के शिक्षक हैं, विश्व में पर्यावरण की रक्षा के आंदोलन के नायक हैं, और हम भी इन्हीं मूल्यों में आस्था रखते हैं। और हम बुद्ध पुत्र भारत, जो बराबर कहता है बुद्ध बुद्ध बुद्ध, और बुद्ध के अनुयायी के द्वारा धन्यवाद का कार्यक्रम था, और चीन के कहने से हम इतने घबरा गए कि हमने कहा कि ना ना ना,
न तो हमारा कोई अफसर जाएगा, न हमारा कोई मंत्री जाएगा, लेकिन भारत की जनता का अभिनंदन करिए कि थैंक यू इंडिया कार्यक्रम का न सिर्फ तिब्बती पैमाने पर आयोजन किया, और जिस सरकारी पार्टी के टिकट पर ये लोग चुने गए हैं, जो आज मंत्री और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और गृह मंत्री हैं, उस पार्टी के भी बड़े नेताओं ने उस थैंक यू इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अन्य पार्टियों ने तो लिया ही। तो आज भारत की तिब्बत नीति, भारत की हिमालय नीति और भारत की चीन नीति, जो एक ही सच के 3 आयाम है, एक त्रिकोण का 3 पक्ष है, इसकी स्पष्टता की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि बड़े दर्दनाक तरीके से हमने ये सबक सीखा है। 20 नौजवानों की जब लाशें गिर गईं, तब हमको लगा कि चीन एक खतरनाक ताकत का नाम है, और अब हम कह रहे हैं कि उनका हम व्हाट्सएप पर ये क्या ऐप 59 ऐप को हम बाइकआउट करेंगे। आप जाग रहे हैं, ये मुझे शक है। सोते को जगाना अनुपम जी आसान, लेकिन जो खुली आंख से न देखने का ढोंग करे, तो हमारे नेतृत्व ने पिछले 70 बरस में, खासतौर पर 1959 के बाद, तिब्बत के बारे में चीन के वजन से घबरा करके, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी एक सिलसिला था। आपको मालूम है कि आज अमेरिका रो रहा है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन अमेरिका ने चीन को आगे बढ़ाने में बड़ी साजिश की, क्योंकि वो रूस से डरते थे। सोवियत संघ बिखर जाए इसके लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार थे। अब आज तो आपको एक कथा मालूम होगी भस्मासुर की। ये शिवरात्रि के आसपास वो कथा बराबर याद आती है। भारत ने और अमेरिका ने शिव की तरह से भस्मासुर की साधना से खुश होकर के उसको अमर रहने का वरदान दे दिया। हाँ, एक ही बात कहा कि जब तुम अपने सिर पर हाथ रखोगे तो खुद ही भस्म हो जाओ, और तब मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। शिव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। उससे कहना पड़ा कि हम तुमसे मैत्री करेंगे, लेकिन तुम जरा नाच के दिखाओ। और नृत्य की मुद्रा में जब भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा तो खुद ही भस्म हुआ, और शिव की जान बची और प्रकृति बची। ये जो अभी तिब्बत के साथ हुआ 1959 में, और उसके बाद जो हमारी नीतियों में लगातार चीन का वजन बढ़ता चला गया, इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है। आप जब हिमालय क्षेत्र में जाएंगे, स्वराज अभियान का जो हिमालय प्रदेशों में हमारा संगठन है, उनके मित्रों से बात करेंगे, वो सब बेहद दुखी हैं, क्योंकि चीन का इतना आतंक है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कि वहां कोई पूंजी लगाना नहीं चाहता। वहां शिक्षा के केंद्र नहीं, स्वास्थ्य के केंद्र नहीं, व्यापार के केंद्र नहीं, उद्योग के केंद्र नहीं। वो सब इलाका सूख रहा है चीन के आतंक के कारण। और चीन का आतंक क्यों है? क्योंकि उसने तिब्बत पर कब्जा कर रखा। लेकिन मैं बात अब समेटने का समय शायद आपका हो रहा होगा, 3 बज रहा है। ये बताना चाहूंगा अभी आपके जरिए बाकी सभी मित्रों को कि ऐसा ही कुछ किस्सा राष्ट्रीयताओं के दमन का ब्रिटिश साम्राज्य में था। उसका तो सूरज ही नहीं डूबता था। ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक सब जगह थे वो लोग। लेकिन स्वतंत्रता की प्रेरणा ऐसी होती है कि वो मशाल बुझाए नहीं बुझती, और उस मशाल की अग्नि स्वतंत्रता सेनानी अपने रक्त से, अपने बलिदान से प्रज्वलित करते हैं। तो जिस भारत को उन्होंने 200 बरस दबा के रखा था, 200 बरस, चीन का तो अभी तिब्बत पर कब्जा 70 बरस का, 1949-2020, 200 बरस हम दमन के शिकार थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि फिर ब्रिटेन को सिवाय यूनाइटेड किंगडम के कहीं सिर छिपाने की जगह नहीं मिली। अब यूनाइटेड किंगडम में भी स्कॉटलैंड कहता है कि हम ब्रेक्सिट में नहीं जाएंगे, आयरलैंड कहता है कि हमको आजाद करो, और पता नहीं कितने दिन ये यूनाइटेड किंगडम भी रह पाएगा। ऐसे ही दूसरा किस्सा इंग्लैंड के साम्राज्यवाद के साथ फ्रांस का था। फ्रांस भी बड़ा साम्राज्यवादी देश था। आखिरी उपनिवेश उसका अल्जीरिया और वियतनाम में था। उपनिवेश होने के नाते अल्जीरिया के और वियतनाम के बहुत सारे लोग पेरिस में भी बस गए। आज पेरिस का सुशासन संभव नहीं है, क्योंकि अल्जीरियाई लोग काले हैं, फ्रेंच तो बोलते हैं लेकिन काले हैं, ईसाई तो है लेकिन काले हैं। और ऐसी रंग भेद की दीवार पेरिस में है कि मारा गया फ्लॉयड जॉर्ज अमेरिका में, लेकिन पेरिस में सड़कों पर लोग नाराज होकर के चारों तरफ न्याय की मांग करने लगे। तीसरा उदाहरण रूस का। सोवियत संघ बनाने के नशे में कम्युनिस्ट मित्रों ने छोटी छोटी राष्ट्रीयताओं को भी अपने पेट में समा लिया। पूर्वी यूरोप को तो उपनिवेश बनाया, लेकिन रूस का जो
साम्राज्य था उसको अपना बना लिया, जैसे चीन आजकल करता है। और तब क्या हुआ कि 12 राष्ट्रीयताएं सोवियत संघ के पेट में चली गई। और कितने दिन रही? 1917 की क्रांति थी और पेरेस्ट्रोइका 1989 में खत्म हुआ आया। 1989 के बाद जाने कहां से 12 देश सोवियत संघ के बिखरने के बाद जैसे पेट में से फाड़ के निकल आए। आज सोवियत संघ की जगह 12 राष्ट्रों का एक महासंघ है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। उसमें 4 बौद्ध देश हैं, 4 इस्लामी देश हैं, 4 ईसाई देश हैं। तो चीन मंदबुद्धि बालकों के हाथ में फंसा देश है, लेकिन चीनी जनता तो विद्वानों की परंपरा की जनता है। 5000 साल का उसका भी इतिहास है। कन्फ्यूशियस के वो अनुयायी हैं। उनको अपने पुरखों के पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं। हम तिब्बत के लोगों को अपना आदरणीय अतिथि मानते हैं और तब तक उनको अपना अतिथि बना के रखेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। जैसे आज तक हम लोगों ने पारसी लोगों को रखा, हर धर्म से पीड़ित लोगों को अपने यहाँ ने शरण दी है। तो चीन के शासक इस गलतफहमी में तो न रहे कि गलवान वैली या अरुणाचल या नाथुला में हमको तंग करके वो हमारी तिब्बत के बारे में नीति का परिष्कार करने से रोकेंगे। लेकिन हाँ, भारत की जो नीति है उसमें एक ठाट है। शासकों की नीति अलग होती है, जनता की नीति अलग होती है। जनता की नीति के प्रवक्ताओं का नाम है सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कृपलानी, छागला। और सरकार की नीति का नाम उसके विदेश मंत्रियों के साथ जुड़ा है। और ज्यादातर विदेश मंत्री, छागला खुद भी विदेश मंत्री थे, अटल जी विदेश मंत्री थे, गुजराल विदेश मंत्री थे। ये सब अफसोस करते हैं कि जब मौका था तो हमसे चूक हो गई। आज जो विदेश मंत्री हैं उनसे मैं कहूंगा, आज जो प्रधानमंत्री उनसे मैं कहूंगा कि स्वराज अभियान के इस संवाद के जरिए, स्वराज इंडिया के इस संवाद के जरिए आप फिर से अपनी नीतियों का पुनर्विचार करो। और कुछ नहीं तो देश को बताओ कि हिमालय की क्या दशा, 1949 में क्या दशा थी, 1947 में जब अंग्रेजों से हमने आजादी छीनी तब क्या दशा थी, और आज 2020 में क्या है, और आगे का प्रोजेक्शन क्या है। क्योंकि तिब्बत को उन्होंने परमाणु अस्त्रों का महाकेंद्र बना दिया। मुझे ये कहते हुए घबराहट होती है क्योंकि जो अनजान लोग होंगे वो घबरा जाएंगे, लेकिन सच ये है कि तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने तिब्बत के पठार को मिसाइल सेंटर में बदल दिया और बंबई से लेकर के चंडीगढ़ और दिल्ली तक भारत का हर बड़ा शहर चीन के पारमाणविक मिसाइलों के निशाने पर। और आपने अभी राफेल खरीदा, आप एक नहीं 1000 राफेल खरीद लाई। एक बार बटन दब गया तो हमारा हाल हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हो जाएगा। फिर आप भी बम मारिएगा, आप भी बीजिंग को निशाने पर लीजिएगा और दोनों महामूर्खों की तरह से एक दूसरे का कान और नाक काटते हुए दुनिया से माफी मांगते नजर आए। जैसे आज जापान माफी मांग रहा है, अमेरिका माफी मांग रहा है। युद्ध कोई समाधान नहीं है चीनी मित्रों। तिब्बत के बारे में जो आपके पुरखों ने किया वो इतिहास का हिस्सा है, लेकिन भविष्य तो ठीक कर सकते हैं। हम भी आपसे हाथ मिलाकर, गले लगकर, आपके पुरखों का दोष, अपने पुरखों का दोष, तिब्बतियों के पुरखों का दोष, इसको इतिहास का हिस्सा बनाना चाहते। लेकिन दमन से, दबाव से और दबंगई से शासक झुक सकते हैं, जनता नहीं झुकती। हमारे सिराजुद्दौला ने समझौता कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर उनको मिल गए थे, अमीचंद मिल गए थे, बक्सर की लड़ाई हम हार गए थे, लेकिन वो हमारी आखिरी हार थोड़ी, लड़ाई हम हारे थे, युद्ध तो हम ही जीते। जाओ पूछ लो अंग्रेज। आपकी नीतियों का जो दोष है वो दुनिया देख रही। जब तक तिब्बती आजादी आजादी चिल्लाता है, जब तक तिब्बती भिक्षु और भिक्षुणी आत्मदाह करते हैं, वो पाप आपके खाते में लिखा जाता है। जैसे हिटलर के खाते में मारे गए निर्दोष यहूदियों का पाप आज तक लिखा हुआ है और खुद जर्मन लोग उसको अपना पाप मानने से इनकार करते हैं। हिटलर का नाम भी नहीं लेते, हिटलर का स्कूलों के बच्चों को इतिहास की किताबों में भी जगह नहीं है, आपकी भी जगह नहीं रहेगी इतिहास में। लेकिन अभी तो आप दबंगई कर रहे हैं। अब आप तिब्बत के बाद भारत के साथ भी वो अत्याचार करना चाहते हैं। गलवान घाटी लासा नहीं है, गलवान घाटी अरुणाचल है, लद्दाख है, कश्मीर है, सिक्किम है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। हम
आमने सामने खड़े होकर के आपको रोकेंगे, आपको गलत करने से रोकेंगे। हम युद्ध के रास्ते वाले नहीं, हम बुद्ध के रास्ते वाले। लेकिन बुद्ध के रास्ते में भी अन्यायी के प्रति क्षमा है, अन्यायी का समर्थन नहीं, अन्यायी का प्रतिरोध है, जिसको हम अहिंसा और सत्याग्रह कहते हैं। दलाई लामा उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम तिब्बतियों का अभिनंदन करना चाहते हैं, अगर कोई तिब्बती इस बातचीत को सुन रहे हैं, कि आप घबराना नहीं। आपकी लड़ाई तो 70 साल में कहां से कहां पहुंच गई। दलाई लामा को तो नोबेल प्राइज भी मिल गया। दुनिया में जिस निर्वासित समुदाय का सबको पता चल चुका है, उसका नाम तिब्बती है। भारत के तो गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं दिया था उन लोगों ने, और हमारे लोग तो 200 साल तक लड़ते रहे, तब जा करके हमको आजादी मिली। तो आप घबराना नहीं। दुनिया धीरे धीरे आपकी मदद से तिब्बत के प्राकृतिक महत्व को, तिब्बत के सांस्कृतिक महत्व को, और हम एशिया के लोग, खासतौर पर दक्षिण एशिया के लोग हिम्मत को छोड़ नहीं रहे हैं, और हिम्मत के साथ तिब्बत के साथ हो रहे अत्याचार का जनता के स्तर पर प्रतिरोध करने का काम बढ़ा रहे हैं। और आज ये जो काम स्वराज अभियान और स्वराज इंडिया ने किया, ये भी अनुपम जी की और बाकी मित्रों की एक इच्छा थी कि कल सारी दुनिया ने दलाई लामा जी को जन्मदिन की शुभकामना दी। 85 बरस के हुए, वो शतायु हो और उनके जरिए आपकी अस्मिता और प्रखर हो और उज्जवल हो और आकर्षक हो। ये हम लोगों की आज की इस चेष्टा का उद्देश्य था। हमें आशा है कि अनुपम जी के पास या आपके पास कुछ और सवाल हो तो उनको ले लेंगे और बात को एक सुंदर नतीजे पर पहुंचाएं। सर, आपने तो हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर और सकारात्मक नोट पे बात को ला दिया है, और आप इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं कि उसके बाद फिर बीच में कुछ और बात, कोई और सवाल लाने की भी इच्छा नहीं होती। लगता है कि इसी पॉजिटिव नोट पे बातचीत का समापन हो। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, सरकारों का जिक्र किया सर, और बीच में अमेरिका का भी जिक्र किया, रूस का भी जिक्र किया। वैसे मैं तो देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत ज्यादा बिलीव तो नहीं करता, वो जो बहुत तरह तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आजकल लगता है सर ऐसा, कि इस वक्त की जो कई मेजर पावर्स हैं दुनिया में, और मेजर पावर्स में मैं अमेरिका, रशिया, चीन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राष्ट्राध्यक्षों का नाम लेना चाहता हूँ। ट्रंप हो, पुतिन हो, बोरिस जॉनसन हो, या शी जिनपिंग हो, या मोदी हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। और ये अभी जो हाल में वो किताब आई जॉन बोल्टन की यूएस में, उस किताब में कुछ ऐसी बातें जो लिखी गई हैं जिससे पूरे अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, कि कैसे ट्रंप शी जिनपिंग को कह रहे थे कि आप हमारे कैंपेन में और अगले चुनाव में हमें कैसे मदद करेंगे। पुतिन ने अमेरिका के चुनाव में किस तरह की भूमिका रही है, वो उस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत वो संदिग्ध के घेरे में है। और अमेरिका और इस वक्त की अमेरिकी सरकार का जो रवैया रहा है पुतिन के प्रति और रशिया के प्रति, उसको लेकर वो आरोप काफी हद तक, कम से कम मुझे तो लगता है कि सही है शायद ये सारे आरोप। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कई बार कि ये जो कुछ 4, 5, 6 लीडर्स हैं इस वक्त दुनिया में, ये बाहर सामने से हमें कुछ भी दिख रहा हो कि चीन और अमेरिका में क्या चल रहा है, सीमा पर भारत और चीन के क्या चल रहा है, रशिया और चीन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4, 5, 6 ऐसे कुछ लीडर्स हैं जिनके बीच पता ना किसी दिन कोई बड़ा खुलासा हो कि कोई एक अलग ही तरह का अनहोली अंडरस्टैंडिंग था कि हमको दुनिया की नजर में लड़ना भी है और हमको एक दूसरे के पावर को किसी तरीके से संभाल के बचा के भी रखना है। तो मुझे तो मतलब, मैं तो वैसे बिलीव बहुत नहीं करता हूँ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, लेकिन इस तरह की बातें भी मन में कभी कभी आने लग जाती हैं। और जहां तक सर आपने तिब्बत का जिक्र किया, तो तिब्बत में राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तौर पे तिब्बत का स्वतंत्र होना, एक स्वायत्त राष्ट्र होना भारत के लिए बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। इस पर तो आपने काफी रोशनी डाली, इसके सारे आयामों पर भी आपने प्रकाश डाला। लेकिन उसके अलावा जो एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते जो एक नैतिक जिम्मेदारी है भारत की, कि दुनिया में कहीं पे भी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ और पर्यावरण के और प्राकृतिक संसाधनों के लूट के खिलाफ जिस तरह से पोजीशन भारत को हमेशा लेना चाहिए, तो कम से कम नैतिक जिम्मेदारी तो भारत की है ही
कि चाहे वो भारत के सैन्य दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अच्छा हो, बेहतर हो, तिब्बत का वापस अपने उस स्टेटस को पे चला जाना प्री 1959 या प्री 1951, लेकिन उसके अलावा भी भारत की जिम्मेदारी है। सर, चिंता तब होती है, और मुझे लगता है कि हम लोग अपनी बातचीत को आपके इस आपके अंतिम इस वक्तव्य के साथ हम लोग इसका समापन कर सकते हैं कि हमने देखा है कि इस वक्त जो भारत में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कई लेख आए जिसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से 18 बार मिल चुके हैं। अब ये तो अच्छी बात है, इस पे आप भी खुश होंगे, हम सब खुश होंगे कि दो राष्ट्र अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें आपस में। ये भी कहा गया, लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 9 बार चीन जा चुके हैं, और जिसमें से 4 बार तो वो मुख्यमंत्री होने के नाते गए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते। और ये वो दौर है जिस समय 2002 के बाद अमेरिका ने श्री नरेंद्र मोदी का वीजा रद्द कर दिया था। उस पर भी बहुत शोर हुआ, बहुत खबर मची कि अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया है। और उसके बाद जब वाइब्रेंट गुजरात के समिट्स होते थे गुजरात में, तो उसमें चीन की कंपनियों को और चीन को जिस तरह से स्वागत किया गया और मौका दिया गया, खास करके उस समय जिस समय अमेरिका ने वीजा रद्द कर रखा था, और मुख्यमंत्री होने के नाते 4 बार जाना, प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार जाना। अब ये हम तो इन प्रिंसिपल दो राष्ट्राध्यक्षों के ज्यादा से ज्यादा मुलाकात के कोई भी विरोधी नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हो, लेकिन और जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते थे कि उनका और शी जिनपिंग के बीच का जो संबंध है, उसको एक नया टर्म देते थे कि वो +1 है संबंधों का, जिसको कोई आसानी से समझ नहीं पाएगा उनके बीच के संबंधों का। तो ये सब होने के बाद और इसके बावजूद कल दिन भर मेरी एक बात जिस पर निगाह थी, नजर थी सर, और क्योंकि कल का दिन बीत गया है, आज चर्चा होने से फायदा कम से कम ये हुआ है कि इस तथ्य के आधार पे हम बात कर सकेंगे। ये चर्चा वैसे कल भी हो सकती थी, लेकिन अगर हम आज कर रहे हैं तो कम से कम ये चर्चा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिवस की शुभकामना तक नहीं दी इस समय, और कुछ मंत्रियों ने जरूर दिया है, कई राजनीतिज्ञों ने दिया है हमारे देश में, लेकिन जिन परिस्थितियों में हैं हम इस वक्त, कई तरफ से मांग हो रही थी कि प्रधानमंत्री दलाई लामा को जन्मदिवस की शुभकामना दें, उनके सम्मान में जरूर कुछ बात कहें कल। लेकिन मैंने तो कम से कम देखा नहीं है अब तक, पता नहीं अगर वो किसी और स्रोत के माध्यम से आपसे बात करते करते मैं वैसे तो एक ही सेकंड में उसको कंफर्म कर लेता हूं कि कहीं अगर उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया हो और हम लोग मिस कर गए हैं तो नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनकी जयंती पर उन्होंने मोदी जी ने ये किया है, लेकिन उसके बाद से कम ट्विटर पे भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है, और हम इस नोट पे आपको धन्यवाद करते हुए आपके समय के लिए और इस इतने रिफ्रेशिंग और इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे, इसके इतने बहुआयामी विषय पर इस बातचीत के लिए धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन इस पॉजिटिव नोट पर कि सरकार को, इस वक्त की सरकार को, और जो सिनेरियो है इस समय चीन के साथ जो सिनेरियो है और बाकी तिब्बत के साथ स्वतंत्र रूप से जो भारत का जो कुछ भी रहा है, जिस पर इतनी हमारी अभी चर्चा हुई है, भारत की सरकार को क्या क्या एक आध कदम जो स्पष्ट तौर पे अभी उठाने चाहिए, करने चाहिए, लेने चाहिए, वो क्या हो सकता है? अभी तो अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते तो वो खुद भारत के सरकार के नेताओं से कहते कि हमारा स्मरण करने के पहले जो जीवित साक्षात हैं दलाई लामा जी, उनको उनकी 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दो। ये सरकार जो चल रही है, इसका जब पहला शपथ ग्रहण समारोह था तब ऐसा लगा कि तिब्बत और चीन और हिमालय को लेकर के एक नया पन्ना लिखा जाना संभव है, क्योंकि इन्होंने अपने शपथ ग्रहण में दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ ही तिब्बती प्रवासियों के जो प्रशासन के मुख्य हैं, पोलम त्रिपा कहते हैं उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस बार के शपथ ग्रहण में तो खैर बुलाने का किया ही नहीं। दलाई लामा को भी एक औपचारिक शिष्टाचार का शुभकामना और बधाई और आशीर्वाद की कामना का निवेदन नहीं कर सके।
आप जो एक जानकार और सजग युवा के नाते कह रहे हैं, मैं इतिहास के पैमाने पर तो आपकी शंका को सही मानता हूं। आशावादी होने के नाते मैं चाहता हूं कि अनुपम जी की शंका बिल्कुल निराधार है। लेकिन आपको तो मालूम है ना कि हिटलर के उत्थान में, जिसने 6 बरस दुनिया को खून से नहलाने का काम किया, उसके कुछ मित्र थे। जापान के तोजो, स्पेन के फ्रैंको, पुर्तगाल के सालाजार और सबसे ज्यादा इटली के मुसोलिनी। ये तो साथ थे ही, आखिर तक साथ रहे। लेकिन दूसरी तरफ स्टालिन ने भी हिटलर के साथ समझौता किया था। अपनी राजनीति के तकाजों के साथ रूस और जर्मनी का समझौता था, सोवियत संघ और जर्मनी। जब तक हिटलर ने खुद रूसी सरहदों का अतिक्रमण नहीं किया, चेकोस्लोवाकिया को जब तक हड़पा रूस चुप था। बाद में उसको पीपल्स वॉर कह करके रूस ने अपनी रक्षा के लिए फिर अमेरिका और इंग्लैंड के साथ हाथ मिलाया। चेम्बरलेन ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी हिटलर से समझौता किया था। तो जब चर्चिल आया तब उसने आमने सामने की लड़ाई की नीति का साहस दिखाया और उसमें करीब करीब हारते हारते बचे। वो तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने जर्मन बमबारी का समाधान टेक्नोलॉजी के जरिए निकाला और लाखों लोगों की मौत की कीमत पर हिटलर, मुसोलिनी, तोजो, फ्रैंको, सालाजार की पराजय। आज जिस तरह से आपने संकेत किया, ट्रंप साहब का क्या होगा ये तो अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में साफ होगा। लेकिन रूस के माननीय राष्ट्र प्रमुख, जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत गंदी गलियों से निकलता है, क्योंकि वो तो वहां के गुप्तचर सेवा के प्रधान थे, हमारे डोभाल साहब की तरह से। वो उन्होंने अपने को अगले 15 बरस के लिए रूस के ऊपर लाद दिया। और थोड़े बहुत रूसियों को हम लोग भी जानते हैं, समाज वैज्ञानिकों को, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग है। लेकिन बोले कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? एक माफिया चला रहा है रूस का शासन। लेकिन हम भी रूस की आलोचना इसलिए नहीं करेंगे कि अभी रूसी कह रहे हैं कि आपको हम थोड़ा बहुत गलत सही हथियार देने वाले हैं चीन के खिलाफ, क्योंकि धंधा उनका चलेगा। और बगल में आप देख लीजिए, जो तुर्की में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, जो बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक चारों तरफ नकली राष्ट्रवाद की आड़ में, ये असल में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी कर रहे हैं सत्ता की। घर में तो राष्ट्रवादी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने एक कार्टेल बना रखा है, एक गुट गिरोह बना रखा है, जो दुनिया के पर्यावरण का नाश करने पर चुप है, जो दुनिया की शांति को अपने हथियार बेच बेच करके विघ्न डालने पर उतारू है, और जो अपने देश के अंदर जो प्रतिरोध के स्वर हैं, लोकतंत्र को गहरा करने की बजाय उसको छिछला करने के लिए चल रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि आपका अनुमान गलत निकले, लेकिन जो संकेत आकाश में, अंतरिक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब बड़े अशुभ हैं। लेकिन अशुभ में से ही शुभ को निकालना जनसाधारण का कर्तव्य है। निराशा के अंधकार में से ही ज्योति की तरह से जहां जहां जितना हो सके करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी है। और हमारा इतना तो भरोसा करना ही पड़ेगा कि जब एक बार व्यक्ति स्वतंत्रता की सुगंध महसूस कर लेता है, तो वो पराधीनता की दुर्गंध को कबूल नहीं करता। एक बार जब स्वराज का सपना जाग गया, तो कम ज्यादा वो हमको सतर्क और सक्रिय रखेगा। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, नई पीढ़ी जो कर रही, भारत की नई पीढ़ी, यूरोप की नई पीढ़ी, दक्षिण अफ्रीका की नई पीढ़ी, लैटिन अमेरिका की नई पीढ़ी, ये हमारे भरोसे का है कि ये खुद सत्ताधीश नहीं बनना चाहते, लेकिन सत्ताधीशों के प्रति इनका एक संदेह का मानस रहता है। और अगर आपने सत्ताधीशों को संदेह के निगाह से देखा, कसौटी पर बराबर कसा, तो दुर्घटनाएं कम होंगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर हमको सत्ता का नशा हो गया, राष्ट्रवाद का नशा हो गया कि हम ही सब हैं और हमारे अलावा बाकी सब, उसका नाश कर दो, जो इस समय चीनी शासकों की नीति है, जो तिब्बत से शुरू हुई और भारत के सरहदों तक पहुंच गई है, तो उस नशे से अगर हम बचे रहेंगे
और हमें आशा है कि चीन के नौजवान भी, जिन्होंने तियानमेन स्क्वायर किया, जिन्होंने हांगकांग में लड़ाई को जारी रखा है, जिन्होंने उइघुर समुदाय में रहते हुए हथियार नहीं रखे हैं, जो ताइवान में प्रतिरोध कर रहे हैं, और बाकी दुनिया के लोग, और खासतौर पर हम भारत के लोग, जिम्मेदारी अब हमारे दरवाजे पर आ गई। हमें सतर्क रहना है, हमें अन्यायी नहीं बनना है, और हमें न्याय के लिए जहां से भी पुकार आए उसकी मदद करनी है। आपने ये जो संवाद आज किया, दलाई लामा जी की जन्मतिथि का अभिनंदन करने के लिए, ये उनका तो हुआ ही जो इस समय के श्रेष्ठतम शांति दूत हैं, करुणा और मैत्री के संदेशवाहक और महान शिक्षक हैं, बुद्ध की परंपरा के हैं। लेकिन आपने न्याय की पुकार के लिए विह्वल तिब्बतियों के साथ भी अपना स्वर मिलाया। ऐसे ही अन्य राष्ट्रीयताओं, अन्य समाजों के साथ भी हमको जुड़ते चले जाना है, और एक मिल करके 11 तो बन ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए दुनिया के लोकतंत्र प्रेमी, दुनिया के स्वराज प्रेमी एकजुट हों, और उसके लिए हम जितना कर सके वो करते रहें। बाकी नतीजे तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेंगे, और हमें आशा है कि हम इतने दुर्भाग्यवान नहीं हैं कि हमारी आंख के आगे स्वराज की और स्वतंत्रता की मशाल बुझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ये समय निकालने के लिए, हमें समय देने के लिए, और इस बातचीत के माध्यम से, और इसी तरह हम सब आपसे ज्ञान, समझ और प्रेरणा लेते रहेंगे कई बिंदुओं पे, कई विषयों पे, और लगातार अपने आगे सामाजिक सरोकारों के लिए, अपनी राजनीतिक दिशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने। आपको बहुत धन्यवाद। सुंदर संचालन के लिए बहुत धन्यवाद।